कैसे हैं आप लोग। देखिए, पिछली कक्षा में हम लोगों का आपातकाल चल रहा था, आपात उपबंध। चूँकि टेक्निकल कुछ इशू आ गया था, उसके कारण वो लेक्चर पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, छोटा सा वीडियो बन पाया। तो चलिए हम लोग अब इसको डिटेल में भी बात करेंगे। और हम लोगों को आपात उपबंध में क्या क्या पढ़ना था, कल हम लोगों ने डिक्टेट किया था 352, जिसको काफ़ी हद तक बताया था, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। इन तीन विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोगों ने 352 की बात की थी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपातकाल या इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब जैसा कि संविधान में व्यवस्था की गई थी कि आपात शब्द को बतलाया गया था कि आपात शब्द क्या है कि कोई ऐसी अनिश्चित स्थिति आ जाए जहां पर निर्णय लेना टफ हो, तो उसके लिए क्या है, निश्चित प्रावधान किए गए हैं संविधान में। उन्हीं प्रावधानों के तहत 352, 356 और 360 को जोड़ा गया है। और यह सारी व्यवस्था हमने कहाँ से ली है, एकात्मक व्यवस्था से। क्यों? क्योंकि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो ज़रूरी थोड़ा ना है कि स्टेट गवर्नमेंट संभाल ही ले, क्योंकि भारत क्या है, अर्धसंघीय है। यहाँ पर क्या है, काफ़ी स्टेट हैं, ऊपर सेंट्रल है, स्टेट हैं, स्टेट के ऊपर के पैरेलल में सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार। अब ज़रूरी थोड़ा ना है कि कोई इमरजेंसी आ जाए तो स्टेट गवर्नमेंट संभाल ही ले। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, क्योंकि उसके पास संसाधन भी ज़्यादा हैं, और कहीं ना कहीं जब आपातकाल के इन प्रावधानों को यूज़ किया जाता है तो ऑटोमेटिकली ये पूरी व्यवस्था कैसे रूप में परिवर्तित हो जाती है, एकात्मक व्यवस्था के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तब वह अर्धसंघीय प्रणाली के रूप में नहीं रहती है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग बहुत ही आसान हो जाती है, एक सिंगल जगह से सारे डिसीजन लिए जा सकते हैं, जिससे प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी संदर्भ में हमने सबसे पहले बात की थी आर्टिकल 352 के संदर्भ में। तो 352 क्या था कि अगर आपके देश में कोई युद्ध हो जाए, या फिर बाह्य आक्रमण हो जाए, या फिर तीसरी बात होती है सशस्त्र विद्रोह हो जाए, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो क्या स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल कर सकती है? नहीं कर सकती। युद्ध हो गया, भारत के मान लीजिए पड़ोसी राज्य से ही युद्ध हो गया, पाकिस्तान से, और उसकी सीमा लगती है गुजरात और राजस्थान से। मान लीजिए कि राजस्थान की गवर्नमेंट ही सपोर्ट ना करे केंद्र सरकार को, या गुजरात की ही गवर्नमेंट सपोर्ट ना करे, क्योंकि बहुदलीय व्यवस्था है, भारत में एक दल की सरकार तो होती नहीं है, ना सपोर्ट करे। तो इसी सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए यहाँ पर सारी पावर किसको ट्रांसफ़र की जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये सारी पावर ट्रांसफ़र की जाती है कि हो सकता है कि राज्य सरकारें सपोर्ट ना करें, ठीक है। अब इसमें आपके तीसरा पहलू आता है, जो युद्ध तो सब समझाया ही था कल, बाह्य आक्रमण भी समझाया था और सशस्त्र विद्रोह भी समझाया। क्यों सशस्त्र विद्रोह? क्योंकि ज़रूरी थोड़ा ना है कि पहले तो हमारे यहाँ आंतरिक अशांति की बात कही गई थी, लेकिन आंतरिक अशांति के कारण क्या हुआ, तत्कालीन जो उस समय की सरकार थी 1975 में, उन्होंने आंतरिक अशांति को बहाना बनाकर इमरजेंसी लगा दी, और इमरजेंसी लगा के सारी पावर केंद्र के पास आ गई, और कहीं ना कहीं इससे बहुत ज़्यादा जातियाँ भी हुई, ठीक है। तो उसके बाद 1977 में मोरारजी देसाई की जब सरकार आती है जनता पार्टी की, तो उन्होंने तुरंत जाके पहला काम किया, किस आंतरिक अशांति के शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया। अब सशस्त्र विद्रोह बिल्कुल हो सकता है किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ। आप लोग देखते ही हैं, मान लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट में ही इतनी समस्याएं चल रही हैं, वहाँ पर बोडोलैंड को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर उल्फा है, ठीक है। तो इस तरीके से एक कोई ग्रुप तो बन ही सकता है, रिवॉल्यूशनरी ग्रुप बन सकता है, तो उस क्षेत्र में भी लगाया जा सकता है, ठीक है। अब इसी से एक बात निकलती है कि क्या आपातकाल पूरे भारत पे लगेगा? नहीं, पहले प्रावधान पूरे भारत का था, लेकिन बाद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया कि पूरे भारत या कुछ क्षेत्रों पर, अब एक क्षेत्र डिस्टर्ब है तो ज़रूरी थोड़ा ना है कि पूरे भारत पर इम्पोज कर दिया जाए, तो कुछ क्षेत्रों
मान लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट में ही कोई समस्या होती है, उत्तर पूर्वी राज्यों में समस्या होती है, तो उधर इमरजेंसी लगाकर वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है, सिचुएशन हैंडल कर सकती है। इसी संदर्भ में ये व्यवस्थाएं की गई। इसके संदर्भ में हम लोगों ने कल पढ़ा था कि कौन लगाता है, कौन लगाता है, तो ये राष्ट्रपति महोदय लगाते हैं, ठीक है। और उसके बाद हटाने की प्रक्रिया का हम लोगों ने विवेचना किया कि हटेंगे कैसे, ये हटेगा कैसे। पहले लगाने को देख लेते हैं। पहले राष्ट्रपति महोदय किससे, मंत्रिपरिषद, जिसे बाद में चेंज करके कैबिनेट कर दिया गया, उनके लिखित परामर्श पे, कैबिनेट के लिखित परामर्श पे लगाएंगे कि हाँ भाई आवश्यकता है इस चीज़ की, तो लिखित परामर्श पे जब लगाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, 1 महीने का समय दिया जाएगा। 1 महीने के समय में संसद के दोनों सदनों से, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से विशेष बहुमत के साथ 2/3 उपस्थित तथा मतदान करने वालों के 2/3 तथा बहुमत के साथ, जिसे हम कहते हैं क्या है, स्पेशल मेजोरिटी या विशेष बहुमत, इन दोनों सदनों में अलग अलग पारित कराना होगा। और पारित कराने के बाद 6 महीने के लिए, 6 माह के लिए लगाया जा सकता है, ठीक है। और इसको अनिश्चित काल तक लगाया जा सकता है, इनफाइनाइट टाइम तक, क्योंकि सिचुएशन का तो कुछ पता ही नहीं है। मान लीजिए कहीं युद्ध हो गया, युद्ध लंबा चला गया, और युद्ध लंबा चला गया तो उसी हिसाब से वो इम्पोज रहेगा, लगा रहेगा, लागू रहेगा, तो ठीक है। तो ऐसे ही इसको लगाया जाता है। और हटाए जाने की प्रक्रिया इससे बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाती है। हटाए जाने के लिए 3 प्रावधान संविधान में किए गए हैं। एक तो पहला यही है कि मंत्रिपरिषद बोल दे, मंत्रिपरिषद बोल दे अगर राष्ट्रपति महोदय से की संस्तुति की हटा दीजिए, अब कोई आवश्यकता नहीं, तो मंत्रिपरिषद के संस्तुति पे। दूसरा क्या हम लोगों ने बात किया था, दूसरा है कि अगर लोकसभा साधारण बहुमत से पारित करती है तो ख़त्म हो जाता है। तो ये तो बड़ा आसान प्रक्रिया है, ठीक है। तीसरा है कि मान लीजिए कोई सदन है ही नहीं, मान लीजिए लोकसभा मतलब सत्र नहीं चल रहा है। अब सत्र नहीं चल रहा है तब कैसे होगा, मंत्रिपरिषद भी मान लीजिए नहीं कहा, रिकमेंड किया कि भाई ऐसा है कि हटा दिया जाए आपातकाल को, तब क्या करेंगे राष्ट्रपति महोदय। तो यहाँ पर क्या होगा कि संसद के 10% सदस्य क्या करेंगे, लिखित आवेदन देंगे किसको, राष्ट्रपति जी को। आवेदन राष्ट्रपति महोदय को देंगे, तो एक बैठक बुलाई जाएगी संसद की, स्पेशल एक सेशन 14 दिन के भीतर क्या होगा, एक बैठक बुलाई जाएगी। राष्ट्रपति महोदय एक बैठक बुलाएंगे 14 दिनों के भीतर, राष्ट्रपति महोदय एक बैठक बुलाएंगे। उसके उपरांत क्या होगा, बैठक बुलाने के साधारण बहुमत से पास कर दिया जाएगा, साधारण बहुमत से पास कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इन 3 आधारों पर आसानी से इसको हटाया जा सकता है। कि कैसे हटेगा, तो या तो मंत्रिपरिषद संस्तुति कर दे राष्ट्रपति महोदय से कि ऐसा है, अब सिचुएशन ठीक हो गई है, अब क्यों नहीं इसको हटा दिया जाए। दूसरा होता है साधारण बहुमत से पारित कर दे अगर लोकसभा, यहाँ राज्यसभा की कोई आवश्यकता नहीं है, राज्यसभा पारित करे ना करे, लोकसभा अगर पारित कर दे। और यही आपके एग्जाम में बन भी सकता है, क्वेश्चन अगर बनेगा कि क्या ये संसद के दोनों सदनों से, तो यहाँ नहीं, ऐसा नहीं है, लोकसभा भी पारित कर दे साधारण बहुमत से तो भी हो जाएगा। और अगर सत्र में नहीं है लोकसभा, तो लोकसभा के 10% सदस्य लिखित आवेदन देंगे राष्ट्रपति महोदय को, और 14 दिनों के भीतर बैठक बुलाई जाएगी और साधारण बहुमत से पास कर दिया जाएगा। एक तो कितने दिनों के लिए, 10% सदस्य, और 14 दिनों के भीतर बैठक बुलाई जाएगी। ठीक है, एक और चीज़ इसमें जो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि क्वेश्चन में आपको MCQ में इस तरीके का भी बना के दे सकते हैं कि इसमें राज्यसभा की भूमिका को कहीं ना कहीं MCQ में डाल देगा कि राज्यसभा की भी भूमिका प्रमुख होती है, या राज्यसभा से भी पास कराना एकदम अति आवश्यक है। तो ऐसा नहीं है, राज्यसभा से हटाते समय
हटाते समय राज्यसभा की भूमिका नगण्य होती है, लेकिन लगाते समय राज्यसभा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वहीं पर विशेष बहुमत के साथ पारित करके, अलग अलग सदनों से पारित करके हम लगाते हैं आपातकाल। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम लोगों को जो मुद्दे की बात करनी है, जहाँ पे हम लोग का कल टॉपिक ख़त्म हुआ था, वो था इम्पैक्ट, प्रभाव। ऐसा लगाने से फ़ायदा क्या होगा, केंद्र सरकार ऐसा क्यों करेगी, ऐसी कौन सी शक्तियाँ हैं जो केंद्र सरकार के पास चली आएंगी और केंद्र सरकार चीज़ों को बहुत ईजीली हैंडल कर सकती है। बस इस बात को समझना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उसको भी आप 3-4 पॉइंट में अगर समझ लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रभाव क्या होगा, क्या है इम्पैक्ट, क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव तो नंबर 1, सबसे पहले हम लोग किसकी बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विधायिका के संदर्भ में कि विधायिका पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जो मान लीजिए इमरजेंसी लगाई गई, पाकिस्तान ने युद्ध छेड़ दिया भारत के साथ, और इमरजेंसी लगाने के बाद जो संबंधित राज्य है, मान लीजिए कि गुजरात, जो उससे बॉर्डर स्टेट लग रहे हैं, गुजरात है, राजस्थान है, जम्मू एंड कश्मीर है, तो वहाँ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। केवल उसी 3 क्षेत्रों पे मान लीजिए लगा दिया गया और पूरे भारत में नहीं लगाया गया, तो सबसे पहली जो प्रभाव पड़ेगा वो विधायिका पे वहाँ के पड़ेगा, राज्य विधानमंडल के विधायिका पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब क्या इम्पैक्ट है वो हमको समझना है। सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट विधायिका के संबंध में जो प्रभाव पड़ेगा वो ये है कि अब राज्य विधानमंडल, जो राज्य का विधानसभा है, वो कानून न बनाकर संसद बनाएगी। यानी राज्य सूची के विषयों पर कानून अब कौन बनाएगा, संसद बनाना शुरू कर देगी। जैसे राज्य सूची का विषय है, अब जो काम राज्य विधानमंडल का था, अब वो काम संसद करना शुरू कर देगी। यानी क्या है, राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाना शुरू कर देगी। कानून बनाएगी। वहीं आप, ठीक है, राज्य सूची के विषयों पर कानून अब संसद बनाएगी। तो राज्य सूची कौन सी होती है, आप लोग जानते ही हैं कि 3 सूचियां हैं। केंद्र सूची जिस पर कानून संसद बनाती है, राज्य सूची जिस पर कानून राज्य बनाते हैं, और समवर्ती सूची जिस पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बनाते हैं। परंतु अगर राज्य कोई कानून बनाता है जिससे रिलेटेड कानून संसद भी बना चुकी है, तो वो संसद वाला कानून मान्य होता है। तो 3 सूचियाँ हैं, और इन सूचियों में क्या दिया गया है, विषय दिए गए हैं कि किन किन विषयों पर राज्य कानून बनाएगा, किन किन विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, अब आपके दिमाग में होगा इसका मतलब तो यार सरकार का काम है ख़त्म, राज्य के सरकार का काम ख़त्म हो गया। तो ऐसा नहीं है। इस पूरी सिचुएशन में राज्य सरकार बर्खास्त नहीं होती है। राज्य सरकार बर्खास्त नहीं होती है, बर्खास्त नहीं होगी। बस वो क्या होगी कि वो उसके कार्य सारे संसद करने लगता है, वो बर्खास्त नहीं होगी। जबकि राष्ट्रपति शासन में क्या होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे 356 में, कि वहाँ सरकार बर्खास्त हो जाती है, राज्य सरकारें बर्खास्त हो जाती हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, सरकार बर्खास्त नहीं होगी। जब आपातकाल ख़त्म होगा तो वो सरकार पुनः अपना काम करना शुरू कर देगी, क्योंकि चुनी हुई सरकार है। और ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार की कोई गलती है, बस वो सिचुएशन हैंडल अगर नहीं कर पा रही है तो केंद्र सरकार सारी की सारी चीज़ें अपने हाथ में ले लेते हैं। तो यहाँ पर राज्य सरकार बर्खास्त नहीं होगी। बस ये होगा कि राज्य सूची के विषय पर जो कानून बनाने हैं, मान लीजिए पुलिस, उसके बाद एग्रीकल्चर या किसी भी तरीके की बातें, कानून व्यवस्था, इन सब सारे चीज़ों पर कौन कानून बनाएगा, संसद बना देगा। और क्या होगा, ये कानून आपके दिमाग में अब ये भी आएगा कि ये कानून प्रभावी कब तक रहेगा। तो ये कानून जो प्रभावी रहेगा वो आपातकाल ख़त्म होने के 6 महीने तक, आपातकाल खत्म होने के 6 महीने तक। 6 माह, मान लीजिए आज आपातकाल खत्म हो गया तो 6 महीने तक यह प्रभावी रहेगा। उसके बाद वह स्वतः समाप्त हो जाएगा। उसके लिए कोई विशेष विधि या संसद कोई कानून बनाए, ऐसा नहीं है। तो ये 2 बातें निकल कर आती हैं विधायिका से। क्या आती है कि राज्य सरकार बर्खास्त तो होगी नहीं, बस होगा क्या कि उसकी जो
विधायिका शक्ति है, जो कानून बनाने की शक्ति है, वो किसके पास चली जाएगी? संसद के पास चली जाएगी। और क्या होगा कि अब कानून तो मान लीजिए कोई कानून वगैरह परिवर्तित करती है, तो ऐसे मद का कानून कब तक प्रभावी होगा? आपातकाल समाप्त होने के 6 माह तक। उसके बाद वह स्वतः समाप्त हो जाएगा। स्वतः शब्द याद रखिएगा, ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। कारण ये है कि एग्ज़ाम में कभी आपको पूछ सकता है कि इसके लिए कानून बनाएगी, संसद बनाएगी और इस तरीके से बनाएगी, तो इसलिए ये शब्द याद रखिएगा कि ऑटोमेटिकली स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो ये हो गया इनका सबसे पहला इम्पैक्ट विधायिका पे। देखिए इससे फ़ायदा क्या है? मान लीजिए कि कोई सरकार को कुछ एक्शन लेना है, केंद्र सरकार को कोई एक्शन लेना है, युद्ध चल रहा है, तो इस सिचुएशन में क्या है कि जो केंद्र सरकार है वो फ्री है, किसी भी तरीके का कानून बनाकर उस राज्य में जिसमें भी आपातकाल लगा है अपना वो काम कर सकती है। कोई उसको इशू नहीं आएगा कि ऐसा नहीं है राज्य सरकारें अड़ंगा लगा रही हैं या किसी भी कार्य को करने में वो अक्षम हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, अब हम लोग दूसरा जो इसमें विषय समझेंगे वो क्या है? तो सबसे पहला चीज़ जो दूसरा इम्पॉर्टेंट है वो है वित्तीय कार्यपालिका। कार्यपालिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कार्यपालिका तो आप लोग जान ही रहे होंगे, इतनी बात बताया गया है। कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व कौन करता है? मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद के अंतर्गत कौन आते हैं? नौकरशाह, जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं नौकरशाह बनने के लिए। ठीक है, तो कार्यपालिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कार्यपालिका पर सिंपल सी बात है, जैसे विधायिका पर प्रभाव पड़ेगा वैसे ही कार्यपालिका पर भी प्रभाव पड़ेगा। कार्यपालिका पर क्या है कि जो भी दिशा निर्देश केंद्र सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं, जो भी दिशा निर्देश केंद्र की तरफ से राज्य सरकारों को दिए जा रहे हैं, उनके नौकरशाहों को, उनके कार्यपालिका को मानना बाध्य है। मतलब एक तरीके से राज्य की कार्यपालिका केंद्र के अधीन हो जाएगी। केंद्रीय कार्यपालिका के अधीन हो जाएगी। यानी क्या है, अब जो राज्य की मंत्रिपरिषद है जो काम कर रही थी, अब वो अपने मन से निर्णय नहीं लेगी, वो बल्कि निर्णय लेगी किसके कहने पर? केंद्रीय कार्यपालिका, यानी जो हम सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मंत्रिपरिषद है, उनके कहने पर राज्यों को सारा काम करना पड़ेगा। राज्य की कार्यपालिका का सारा जो दिशा निर्देश हैं या जो भी कार्य हैं वो राज्य की कार्यपालिका किसके कहने पर करेगी? केंद्रीय कार्यपालिका के कहने पर करेगी। दूसरी चीज़, ये सारी चीज़ें बाध्यकारी हैं, मानना ही मानना है, उसकी अवहेलना नहीं कर सकते हैं, बाध्यकारी है। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली क्या हुआ कि राज्य की कार्यपालिका केंद्र की कार्यपालिका के अधीन हो गई, अधीन है, और सभी दिशा निर्देशों को मानना बाध्यकारी है। दिशा निर्देशों को मानना केंद्र की बाध्यकारी है। अब तीसरा जो बात आती है कार्यपालिका शक्ति के बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है वित्तीय शक्ति। वित्त पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अभी वित्तीय अधिकार कैसे रहेंगे राज्य के? वित्तीय प्रभाव क्या रहेगा, क्या चेंज होगा उसमें? अब इसमें क्या होगा कि सारा के सारा राज्य का जो वित्त है वो केंद्र के अधीन आ जाएगा। यानी जो टैक्सेशन होता है, जितने भी, जैसे मान लीजिए कि केंद्रीय करों में से कुछ राज्यों को कर का अंश दिया जाता है, आप लोग इकॉनमी में पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे रेलवे हो गया, समाचार पत्र हो गया, इन माध्यमों से जो सरकार को टैक्स मिल रहा है वो क्या करती है? राज्यों में डिस्ट्रीब्यूट भी करती है। इंटर स्टेट जो व्यापार हो गया, अंतर्राज्यीय व्यापार, उसका भी जो पैसा मिलता है वो राज्यों को देती हैं। तो इस तरीके से जो वित्त का बंटवारा होता है, जो कि फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग के कहने पर होता है, उस चीज़ को बैलेंस करते हैं। वो सारी की सारी पावर अब किसके पास आ जाएगी? केंद्र के पास आ जाएगी। अब केंद्र जो कहेगा, जिस तरीके से पैसा देगा राज्य को, वो मान्य होगा। उस पर राज्य ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, बहुत ज़्यादा वो अपनी डिमांड भी नहीं रख सकता। जो केंद्र कहेगा वो चुपचाप इनको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर क्या है कि वित्तीय इसको परिवर्तन, जो
केंद्र राज्य वित्तीय संबंध है उसको परिवर्तित कर सकता है। केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों को परिवर्तित कर सकता है। परिवर्तित कर सकता है, ठीक है। उसके बाद केंद्र के वित्तीय अधिकार बढ़ जाते हैं। केंद्र के, अब भाई सारे के सारी पावर किसके पास आ गई? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो केंद्र के क्या होंगे? वित्तीय अधिकार बढ़ जाते हैं। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि देखिए, सोचिए कि सरकार कितनी केंद्रीय, जो गवर्नमेंट हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, वो कितनी पावरफुल हो गई। सारी के सारे कानून भी वही बना रही है। सारा के सारा आपका जो कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूशन, पूरी मंत्रिपरिषद राज्य की, वो इनके केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधीन हो गई। जो कहेगा मंत्री, केंद्रीय मंत्री, वही राज्य के मंत्री को मानना पड़ेगा। तीसरी तरफ जो पैसा का मुद्दा होता है, जो केंद्र राज्य संबंधों का सबसे महत्वपूर्ण मूलभूत चीज़ है, जहाँ पर हर राज्य चाहता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा केंद्रीय करों में से हिस्सा मिले या उसको ज़्यादा पैसा मिले, उसको विशेष राज्य का दर्जा मिले, ये सारी चीज़ों को परिवर्तित कर सकता है। और ये सब केवल किस लिए करा जा रहा है? ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट होकर अपने कार्यों का निर्वहन कर सके। आपातकालीन स्थिति में युद्ध वगैरह हो जाए तो वो पूरी चीज़ों को टैकल कर सके। ऐसा ना हो कि राज्य सरकार अड़ंगा लगाना शुरू कर दें, कहीं वित्तीय संसाधन नहीं है, कहीं हमारे पास तो ऐसा कानून नहीं, हम कानून ऐसा बनाएंगे ही नहीं, या उनका मंत्री कह रहा है, राज्य का मंत्री, कि नहीं हम नहीं मानते। आप मान लीजिए सपोज़ कि कोई युद्ध होने मतलब वाह्य आक्रमण हो गया। वाह्य आक्रमण में क्या हुआ कि राज्य का जो गृह मंत्री है वो कह रहा है कि नहीं, हम आपकी केंद्रीय एजेंसी रॉ या फिर आईबी इनकी रिपोर्ट नहीं मानते, हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट की सीआईडी हम उसी की बात मानेंगे और अभी कोई वाह्य अटैक नहीं हुआ है। समझ गए? तो इस तरीके से ये सारी पावर इसीलिए केंद्र रख लेता है कि भाई ऐसा ना हो कि राज्य सरकार हैंडल ना कर पाए और हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है वो खतरे में पड़ जाए। मेन होता है नेशनल सिक्योरिटी। उस नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारे प्रावधान किए गए। अब तीसरा मुद्दा आता है कि ये तो राज्यों पर प्रभाव पड़ा। अब जो चौथा प्रभाव है जो बड़ा महत्वपूर्ण है वो होता है व्यक्तियों पर, कि जो नागरिक है, मान लीजिए कि गुजरात और आपके राजस्थान के नागरिक हैं, मान लीजिए पाकिस्तान अटैक कर ही दिया, तो उनके मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ पर क्या होता है, दो चीज़ों को हमको समझना है। आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359। जब भी आपातकाल लगाया जाता है वो आपातकाल इन्हीं दो आर्टिकल के साथ जोड़ के लगाया जाता है। वो कैसे? कि इसमें क्या होता है आर्टिकल 358 में कि युद्ध और बाह्य आक्रमण की स्थिति में, अगर युद्ध हुआ या बाह्य आक्रमण हुआ, एफआर यानी मूल अधिकारों में युद्ध या बाह्य आक्रमण हुआ तो सारे के सारे मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। 20-21 को छोड़ के, मूल अधिकार 20 और 21 को छोड़कर सारे एफआर स्वतः निलंबित हो जाते हैं। स्वतः निलंबित हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए 352 का प्रयोग करके केंद्र सरकार ने क्या किया कि 352 का प्रयोग किया और 352 के आधार पर इमरजेंसी लगा ही दी, तो उसमें सबसे पहले केंद्र सरकार को ये देखना होगा कि भाई इस परिस्थिति क्या है, किस आधार पर लगाया जाए। तो मान लीजिए कि बाह्य आक्रमण या युद्ध हो गया तो आर्टिकल 358 का यूज़ करेगी। और आर्टिकल 358 का जब यूज़ करेगी वो, तो क्या होगा 20-21 को छोड़ के स्वतः एफआर निलंबित हो जाएंगे। अब आपके दिमाग में आएगा कि 20-21 को क्यों छोड़ा जा रहा है। अब ये बताइए कि सरकार को, केंद्र सरकार को तो सारी पावर मिल गई, आपके सारे के सारे मूल अधिकार भी निलंबित कर दिए, यानी आपके अधिकार भी निलंबित कर दिए। लेकिन अगर 20 और 21 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जीवन की स्वतंत्रता, अगर आपकी जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार ही आपको नहीं रहा, पता चला कि कोई भी गवर्नमेंट आकर आपको निपटा दी, एक तरीके से क्या है कि आपके जीवन के अधिकार का हनन करना शुरू कर दी, वायलेशन की। और दूसरी तरफ 20 के तहत क्या होता है कि स्वयं से आपको प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। और इन दोनों आर्टिकल को
फिर से देख लीजिएगा, इसी बहाने जब सामने आया ही है तो उसको रिवीजन भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब ये दोनों अधिकार आपके बहुत ज़रूरी हैं। पता चला कोई भी कितनी भी इमरजेंसी आ गई, लेकिन हमारे ये अधिकार तो रहने चाहिए, जीवन का अधिकार तो रहना चाहिए भाई। जीवन का अधिकार नहीं रहेगा तो आदमी काम कैसे करेगा। तो इसीलिए 20 और 21 को छोड़ के एफआईआर सारे निलंबित हो जाते हैं। और दूसरा होता है आर्टिकल 359, इसमें युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, ऐसी परिस्थिति होती है, सशस्त्र विद्रोह की परिस्थिति होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें राष्ट्रपति अधिसूचित करता है कि कौन कौन से मूल अधिकार रहेंगे और कौन कौन से मूल अधिकार नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति महोदय नोटिफाई करते हैं, राष्ट्रपति महोदय बताते हैं कि कौन से मूल अधिकार रहेंगे और कौन से नहीं, कौन से एफआईआर रहेंगे और कौन से नहीं। अब इसको पहले समझा देते हैं कि क्यों ऐसा है। देखिए, अगर मान लीजिए इमरजेंसी लगानी है तो एक होता है कि मान लीजिए अटैक हो गया, तो इन्होंने 358 का यूज़ किया और इसमें युद्ध और बाह्य आक्रमण दोनों में से कोई भी सिचुएशन होती है तो 20-21 आपका रहेगा और बाकी ऑटोमेटिकली निलंबित हो जाएंगे। क्योंकि युद्ध एक ऐसी परिस्थिति होती है कि आप सरकार के पास ही जाके कहेंगे, मान लीजिए युद्ध की सिचुएशन हो गई, अब मान लीजिए बॉम्बिंग होना शुरू हो गया आपके बॉर्डर एरिया में, और आप कहेंगे अरे यार हमारे तो जीवन का मूल अधिकारों का संरक्षण ही नहीं की सरकार, कुछ भी नहीं कर पाई, तो आप चले जाएंगे कोर्ट। तो इसीलिए क्या होता है 20-21 को छोड़ के सारे के सारे निलंबित कर दिए जाते हैं। ठीक, अब दूसरी तरफ अब मान लीजिए एक और भी सिचुएशन है कि मान लीजिए कि इसी में आपको आर्टिकल 19 रहता, अभिव्यक्ति की आज़ादी रहती, तो अब सरकार को क्या है इम्पोज करना है, जल्दी जल्दी डिफेंड करना है अपने दुश्मन देश से। और उसी में पता चला एक ग्रुप होता वो क्या करता है कि प्रोटेस्ट करना शुरू कर देता है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर। तो सरकार क्या अपना काम को कर पाती? बिल्कुल नहीं कर पाती। ठीक है, 19 अगर रहता यहाँ पर तो क्या होता, आदमी हर गली में पता चला प्रोटेस्ट शुरू हो गया, कुछ नहीं तो दुश्मन देश, मान लीजिए अगर जो भी दुश्मन देश उस समय होता युद्धरत होता आपके, वहीं आपके देश में कुछ लोगों को, उपद्रवियों को भेज के उनसे प्रोटेस्ट कराना शुरू कर देता, तो सरकार अपनी कार्यवाही तो नहीं कर पाती ना। इसी संदर्भ में क्या है 20-21 को छोड़ के स्वतः ही सारे ऑटोमेटिकली निलंबित हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया। अब सशस्त्र विद्रोह का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई क्या कहते हैं उल्फा टाइप की कोई रिवॉल्यूशनरी ग्रुप है, वो क्या कर रही है, ज़बरदस्ती का मतलब सशस्त्र विद्रोह कर रही है। अब ऐसी परिस्थिति में अगर आप उस पूरे क्षेत्र के सारे मूल अधिकारों का निलंबन कर देंगे तो बड़ी वहाँ के नागरिकों का तो जीवन दुश्वार हो गया, जीवन दुश्वार हो जाएगा। इसी संदर्भ में क्या होता है राष्ट्रपति महोदय बताते हैं कि भाई कौन कौन सा मूल अधिकार रहेगा और कौन कौन सा नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 20-21 वाली बात नहीं होती। ये वाला तो क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में पूछा होगा, स्टेट पीएससी हो गया चाहे यूपीएससी हो गया। तो ये दो आर्टिकल बड़ा महत्वपूर्ण है, इन दोनों आर्टिकल को बड़ा ध्यान से पढ़ना होता है। हालांकि अभी जब ये तीनों क्या कहते हैं इमरजेंसी, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल तीनों हम ख़त्म कर लेंगे तो आर्टिकल 358, 359 का एक अंतर समझा देंगे दोनों में। अभी तो इसको इतना बता के फिर हम आगे चल रहे हैं, फिर लास्ट में हम समझा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि 359 का यूज़ करेंगे तो राष्ट्रपति को बताना पड़ेगा कि कौन कौन सा रहेगा कौन कौन सा नहीं। और इसमें क्या होता है कि भाई ऑटोमेटिकली सब खत्म हो जाएगा, केवल 20 और 21 रहेगा। तो इस तरीके से हम लोगों का देखा जाए तो इमरजेंसी का जो सेक्शन है वो ख़त्म हुआ। अब आप लोग एक बात समझिएगा कि क्यों विवाद हुआ इमरजेंसी को लेके। देखिए, जब 3 बार भारत में इमरजेंसी लगी, एक बार 1962 में लगी, एक बार 1971 में और एक बार 1975 में। तो 1975 में विवाद क्यों बढ़ा है? 1975 में विवाद ज़्यादा क्यों बढ़ा है? क्योंकि उन्होंने आंतरिक अशांति के नाम पर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जितने भी क्लॉज थे उनका मैनिपुलेशन करना शुरू कर दिए। ठीक है, मूल अधिकारों का लोगों के हनन होना शुरू हो गया, मूल अधिकारों का लोगों के हनन होना शुरू हो गया। और ये सब सारी चीज़ें इस तरीके से सरकार को बहुत पावर भी मिल जाती है। एक तरफ उसको स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ पावर मिल जाती है और दूसरी तरफ नागरिकों के भी खिलाफ पावर मिल जाती है। क्यों? स्टेट गवर्नमेंट की पावर किसके पास चली जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास।
और नागरिकों की पावर कम कर कैसे नागरिकों के खिलाफ कैसे होता है? क्योंकि एफआर का निलंबन किया जा सकता है, एफआर निलंबित हो सकता है बस 20-21 को छोड़ के। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, केंद्र सरकार मजबूत हो जाती है। और उस समय 75 के इमरजेंसी में ये जो नागरिकों वाला जो क्लॉज है ये सबसे ज़्यादा विवादित रहा। हर आदमी को जो भी प्रोटेस्ट कर रहा था उसको पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया गया, रखा गया 1.5-2 साल तक। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका पूरा इमरजेंसी का पूरा सेक्शन ख़त्म होता है। अब हम लोग बात करते हैं इसका दूसरा टॉपिक जो है वो कौन सा है? अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा चर्चा में बना रहता है, ऑल टाइम हिट है, समझ लीजिए सब्जियों में आलू की तरह। आप कभी कोई भी सरकार आए लेकिन राष्ट्रपति शासन की चर्चा हमेशा होती रहती है। राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 356। अब आप लोग राज्यपाल जब पढ़ रहे थे तो इसी का चर्चा सबसे ज़्यादा हो रहा था कि राज्यपाल का पद क्यों विवादित होता है या क्या है। तो इन सब चीज़ों को देखा जाए तो आर्टिकल 356 के संदर्भ में हम लोगों अगर आज 356 समझ लेंगे तो केंद्र राज्य संबंध का एक बड़ा सेक्शन भी हम समझ जाएंगे। आगे चल के जब हम लोग केंद्र राज्य संबंध पढ़ेंगे तो हम लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध। अब राष्ट्रपति शासन को शुरू करने से पहले एक चीज़ जो छूट गई है वो हम लोग देख लेते हैं, उसी को थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो इमरजेंसी है, आपातकाल है, इसमें एक चीज़ पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता, वो है राज्य की न्यायपालिका पर। न्यायपालिका पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। पता चला कि सरकार आई और कही कि ऐसा है, इस राज्य के हाई कोर्ट ही ख़त्म कर दो, इस टाइप की चीज़ें नहीं हो सकती। या फिर लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट, इन पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम लोग शुरू करते हैं राष्ट्रपति शासन। तो ये विवादों में क्यों रहता है और क्या कारण है इसको समझते हैं। कि देखिए हम लोग पिछला जो इमरजेंसी समझे, इमरजेंसी में क्या होता है कि राज्य की सरकार कभी बर्खास्त नहीं होती। जब इमरजेंसी ख़त्म होता है तो वो जो सरकार होगी, मान लीजिए जिस भी दल की सरकार होगी, वो स्वतः अपने सत्ता में आ जाएगी, अपना काम वाम करेगी। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति शासन का जो मुद्दा होता है इसमें थोड़ा सा चेंज होता है कि इसमें क्या है, सरकार ही बर्खास्त कर दी जाएगी। और इसका जो आधार है, क्या समस्याएँ हैं, उसको हम लोग देख के चलेंगे। ठीक है, अब इसको बनाया क्यों गया है? क्योंकि भारत में क्या है, भारत में हम लोगों ने जैसे संघीय प्रणाली अपनाई, केंद्र राज्य पर एक तरीके की व्यवस्था रखी, संसदीय व्यवस्था रखी, विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका, इस तरीके विधायिका कार्यपालिका हम लोगों ने एक जैसा हर जगह रखा। लेकिन ज़रूरी थोड़ा ना है कि संविधान में जो उपबंध दिए हैं, संविधान में जो उपबंध दिए हैं, उपबंध दिए हैं, उन्हीं उपबंधों के अनुसार राज्य काम ही करे। ज़रूरी है कि राज्य काम करे, राज्य बदमाशी करना शुरू कर दे, कहे नहीं करेंगे, हम अपने हिसाब से शासन चलाएंगे, हम अपना ऐसे करेंगे। तो इसी संदर्भ में कि राज्य की जितनी भी व्यवस्था है वो संविधान के अनुरूप चले, वहाँ की कानून व्यवस्था सुदृढ़ रहे। ठीक है, तो गार्जियनशिप में किसके रहते हैं, केंद्र सरकार के। तो अगर ऐसी परिस्थिति आती है कि ये आप संविधान के उपबंधों के अनुरूप सरकार नहीं चला रहे हैं, तो राज्यपाल के रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जाता है। संविधान के उपबंधों के अनुसार अगर सरकार नहीं चलती, के उपबंधों के आधार पर यदि राज्य सरकार कार्यों का संचालन नहीं करती तब तो आपके दिमाग में होगा कि भाई कैसे लगेगा, क्या प्रोसेस है। तो सिंपल सी बात है कि राज्यों में केंद्र अपने प्रतिनिधि के रूप में किसको रखता है, राज्यपाल महोदय को। तो राज्यपाल के रिपोर्ट के अनुसार, राज्यपाल के रिपोर्ट के आधार पर रिपोर्ट के आधार पर 356 का प्रयोग किया जाता है। अब
पूरा सिस्टम समझिए कि केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कौन होता है? राज्यपाल महोदय। राज्यपाल महोदय की जो भूमिका होती है वॉचडॉग की तरह होती है। वो क्या है, पूरा देखते रहते हैं, सुपरविज़न करते रहते हैं कि क्या संविधानों के अनुरूप कार्य चल रहा है। अगर कार्य संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा होगा तो वो अपनी रिपोर्ट जो राष्ट्रपति को भेजते हैं, क्योंकि राज्यपाल क्या होते हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, उनके लिए उत्तरदायी होते हैं, राष्ट्रपति के ऊपर उत्तरदायी होंगे। तो वो क्या करेंगे? वो रिपोर्ट भेजेंगे कि हाँ भाई, जिस जगह हम हैं एकदम स्थिति सही नहीं है, यहाँ क्या है, दंगा फसाद हो रहा है, सरकार कानून व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं रख पाई है, संविधान में बोला गया है कि शांति व्यवस्था बहाल करने का जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार यहाँ कुछ नहीं कर रही। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? राष्ट्रपति महोदय कहेंगे अच्छा ऐसा है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, आज से 356 लागू होता है। 356 लागू करेंगे, फिर हालांकि उसका एक प्रोसेस है, अभी आगे चलना है कि प्रोसेस कैसे लगाया जाएगा। फिर राष्ट्रपति जब शासन लग जाएगा तो फिर वहाँ की जो ढांचा है, जो परिवर्तन होगा, उसके बारे में हम पूरा अब धीमे धीमे करके समझेंगे। यानी राष्ट्रपति महोदय राज्यपाल के रिकमेंडेशन पे, राज्यपाल की संस्तुति के आधार पर 356 को इम्पोज करते हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में बात होगी कि केवल राज्यपाल के कहने पर राष्ट्रपति अपने मन से निर्णय ले लेंगे। तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है, अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति किसके सलाह पर कार्य करते हैं? तो मंत्रिपरिषद के सलाह पे। तो मंत्रिपरिषद वास्तविक रूप में तो सारा निर्णय मंत्रिपरिषद ही करती है। तो मंत्रिपरिषद जो कहेगी राष्ट्रपति महोदय को मानना मजबूरी है, और वही काम वो राष्ट्रपति शासन वहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, तो अब एक फैक्ट के रूप में है कि राष्ट्रपति शासन सबसे ज़्यादा कहाँ लगा, सबसे कम कहाँ लगा। एक छोटा सा फैक्ट पढ़ लें, उसके बाद हम लोग चलते हैं कि कैसे होगा। तो सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा। ठीक है, उसके बाद सबसे लंबी अवधि में भी यहीं पे रही, सबसे लंबी अवधि, जब भिंडरावाले पूरा केस चल रहा था, जब उस समय खालिस्तान वाला मुद्दा, तो वहाँ राष्ट्रपति शासन ही चल रहा था एक तरीके से, तो इसीलिए सबसे लंबी अवधि रही। उसके बाद सबसे अधिक बार कहाँ लगाया गया? सबसे ज़्यादा सबसे अधिक कहाँ लगा है? केरल और उत्तर प्रदेश में। कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन फैक्ट वाले भी पूछ लेता है, तो इसको बस नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर आगे चलना है। उसके बाद सबसे कम अवधि के लिए कहाँ लगी? तो कर्नाटका में। अवधि के लिए तो कर्नाटक। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे लगेगा, लगाने की प्रक्रिया क्या है। तो हम लोगों ने बात किया कि सबसे पहले लगाने की प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं, फिर समझेंगे कि राष्ट्रपति शासन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन की धमकी देती है राज्य सरकारों को, और राज्य सरकारें इस राष्ट्रपति शासन से डरती हैं। तो वो तो हम लोग समझेंगे प्रभाव में कि क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या क्या प्रशासनिक फेरबदल होगा, तो उन सब चीज़ों को हम लोग वहाँ देख लेंगे। अब यहाँ पर लगाने की प्रक्रिया देखते हैं। प्रोसेस क्या है? अब मान लीजिए गवर्नर महोदय बोले, गवर्नर GOV से लिख दे रहे हैं, इन्होंने संस्तुति की, तो राष्ट्रपति महोदय मंत्रिपरिषद के सलाह पे, मंत्रिपरिषद कहेगा हाँ हाँ लगा दीजिए, वहाँ की स्थिति सही नहीं है, वो सरकार सही से काम नहीं कर रही, तो राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे कि उसको लगाएंगे। फिर राष्ट्रपति महोदय जब लगाएंगे तो लगाने के बाद क्या होगा? 2 महीने का समय मिलेगा, 2 माह का समय मिलेगा संसद को, क्योंकि हम लोग संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत हैं। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति जो चाहें वो कर लें, यहाँ पर संसद से भी अनुमोदन कराना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो जनता के प्रतिनिधि वहाँ बैठे हैं। जरूरी थोड़ा है कि सत्ताधारी दल की जो मंत्रिपरिषद है वो कुछ भी करा ले, तो यहाँ संसद से पहले पास कराना होगा। तो संसद से 2 महीने का समय मिलेगा। 2 महीने में इन्हें लोकसभा
और राज्यसभा दोनों से साधारण बहुमत से पास कराना होगा। साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत की यहाँ आवश्यकता नहीं होती। आसान चीज़ है, इसीलिए हर बार लगा दिया जाता है साधारण बहुमत की। ठीक है, अब यहाँ साधारण बहुमत से लगाने जिस दिन लग जाएगा उसके बाद ये 6 महीने तक चलेगा, 6 माह तक चलेगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन 6 माह के लिए होता है और फिर 6 माह के बाद फिर अगर इनको लगाना है किसी राज्य में, फिर यही प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इसी 2 माह तक, 2 माह में यहाँ संसद से पास करा लेंगे, फिर ये 6 माह के लिए अगेन हो जाएगा। इस तरीके से 1 साल हो जाएगा। अब 1 साल तक ये किसी राज्य में लगा दिए, 6 माह फिर 6 माह, लगातार नहीं लगा सकते। हर 6 माह पर संसद के अनुमोदन की आवश्यकता है कि ऐसा तो नहीं है कि सरकार तानाशाही कर रही है इन सब चीज़ों को लेकर। अब जब ये 1 साल लगा दिया गया, अब एक महत्वपूर्ण चीज़ आती है कि अब ज़रूरत है कि वहाँ फिर से लगा दिया जाए। अब फिर से लगाने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा इनको, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। तो यहाँ 2 क्लॉज हैं कि फिर से लगाना है तो 2 ही तरीके से, इससे आगे और लगाना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 ही तरीके हैं, 2 तरीके से फिर से लगा सकते हैं। या तो भारत में आपातकाल लगा हो, 352 का प्रयोग हुआ हो, आपातकाल हो 352 के तहत आपातकाल की सिचुएशन हो, या फिर दूसरा जो क्लॉज होता है कि उस जगह पर इलेक्शन कमीशन कहे कि भाई देखो यहाँ पर स्थिति बड़ी ख़राब है, यहाँ पर अभी भी दंगा फसाद चल रहा है और यहाँ ऐसी परिस्थिति में हम चुनाव नहीं करा सकते। यानी चुनाव आयोग अगर डिक्लेयर कर दे, चुनाव आयोग डिक्लेयर कर दे कि यहाँ पर चुनाव कराना अभी आसान नहीं है, तब क्या है, तब कितने दिन के लिए लगाया जाएगा, तब फिर यही 6-6 महीने करके 2 साल और लगाया जा सकता है। 1 साल के बाद फिर 2 साल लगाया जा सकता है। फिर ये 2 साल यानी 1 साल ये और ये 2 साल यानी 3 साल, मैक्सिमम 3 साल तक इसको लगाया जा सकता है। ये बात याद रखिएगा, बहुत गांठ बात के, क्योंकि 300 इसको मैक्सिमम जो राष्ट्रपति शासन है किसी भी प्रदेश में 3 साल में लगाया ही 3 साल तक ही लगाया जा सकता है मैक्सिमम। 1 साल तो सामान्य प्रोसेस के तहत कि 6-6 महीने अनुमोदित करा के, अब 1 साल से ज़्यादा कराना है तो फिर क्या होगा, फिर दो ही तरीके बचे। या तो पहले देश में आपातकाल की स्थिति चल रही हो, 352 इम्पोज किया गया हो, या तो फिर उस चुनाव आयोग कह दे कि इस राज्य में चुनाव नहीं हो सकता। ऐसा क्यों, ये समझ लीजिए भाई। राष्ट्रपति शासन लगाने का मतलब ये है कि संबंधित जो राज्य है जिस जगह लगाया जा रहा है वो शासन करने में अक्षम है, वो शासन सही से नहीं चला पा रहा है। तो कुछ दिनों तक राष्ट्रपति की हैसियत से राज्यपाल महोदय शासन करेंगे और उनके प्रतिनिधि के रूप में, और उसके बाद जब स्थितियों को सामान्य कर दिया जाएगा तो री इलेक्शन करा दिया जाएगा। अब ऐसी कौन सी परिस्थिति है जो 3 साल तक राज्यपाल महोदय हैंडल ना कर पाए। 3 साल में अगर राज्यपाल महोदय हैंडल नहीं कर पाए तो ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था की भी हानि। नहीं तो फिर क्या होगा, अगर 3 साल से ज़्यादा का समय दे दिया जाए तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार कहेगी कि ऐसा है, स्थिति वहाँ की ख़राब है, इलेक्शन कमीशन को कह दी कि बोल दो कि ऐसा है, तो फिर क्या होगा कि 5, 7, 10 साल तक चल रहा है राष्ट्रपति शासन। तो ये वाली चीज़ आती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस ज़रूर याद रखिएगा। शुरू से फिर से बोल दे रहा हूँ कि सबसे पहले क्या होगा, गवर्नर महोदय कहेंगे कि गवर्नर महोदय अपनी रिपोर्ट में बताएंगे कि शासन व्यवस्था संविधान के अनुरूप नहीं चल रही। तब केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति महोदय वहाँ पर इम्पोज करेंगे, लगाएंगे। इम्पोज करने के बाद 2 महीने का समय संसद को मिलेगा। 2 माह के भीतर संसद को लोकसभा और राज्यसभा से साधारण बहुमत से पास कराना है। जब ये पास करा देंगे तो 6-6 महीने के लिए 2 बार लगा सकते हैं। और जब 1 साल हो जाएगा तो 1 साल के बाद फिर आगे बढ़ाना है तो क्या करेंगे कि 2 ही तरीके हैं, या तो आपातकाल की सिचुएशन चल रही हो, या तो फिर चुनाव आयोग कह दे कि भाई अभी चुनाव कराना संभव नहीं है। इस आधार पर इसको मैक्सिमम 3 वर्षों तक के लिए लगाया जा सकता है। अब चूंकि राष्ट्रपति शासन में शासन कौन करेगा, व्यवस्था खत्म कर दी जाती है, राज्य सरकार बर्खास्त कर दी जाती है, तो वो सारा शासन करते हैं राष्ट्रपति महोदय। तो राष्ट्रपति महोदय स्वयं शासन तो कर नहीं सकते, तो अपने प्रतिनिधि के रूप में गवर्नर महोदय को कहते हैं कि आप शासन चला लीजिए, क्योंकि आप मेरे प्रतिनिधि हैं, आप मेरी बात में, मेरा ही प्रतिरूप है वहाँ पर राज्य में।
ठीक है। तो राष्ट्रपति शासन ऐसे लगाया जाएगा। आपको समझ में आया होगा कि राष्ट्रपति शासन लगाना बड़ा आसान है। गवर्नर कहा और 2 माह के भीतर, 2 महीने का समय बहुत होता है, 2 महीने के भीतर लोकसभा और राज्यसभा से, वो भी साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत की आवश्यकता भी नहीं है, आराम से पास कराए इन्होंने। 6-6 महीना करके साल 2 साल तक ये लगा सकते हैं, साल भर तक तो ईजिली लगा सकते हैं। उसके बाद का तो भाई उसके लिए तो 2 संविधान में 2 क्लाउज भी जोड़ दिया गया, नहीं तो ऐसे तो केंद्र सरकार केवल राष्ट्रपति शासन ही लगाती फिरती। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि हटाने की क्या प्रक्रिया होगी। हटाने की क्या प्रक्रिया होगी? तो हटाने की प्रक्रिया इसकी सेम वैसे ही है जैसे 352 की थी। जिस प्रकार 352 में हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया था, वही सेम प्रोसेस है। क्या क्या प्रोसेस है? एक तो राष्ट्रपति स्वयं हटा सकते हैं, कह देंगे नहीं वहाँ आवश्यकता नहीं। दूसरा क्या है, मतलब राष्ट्रपति कहेंगे हटाने के लिए तो किसके कहने पे? मंत्रिपरिषद के सलाह पे। दूसरा क्या तरीका है, अभी बताया था आपको लेक्चर स्टार्ट होते समय। दूसरा ये तरीका है कि भाई कुछ नहीं, दूसरा सबसे सिंपल तरीका है इसमें कि लोकसभा से पास करा दिया जाए, लोकसभा से साधारण बहुमत से पास करा दिया जाए। से पारित। और दूसरा क्या तरीका है कि मान लीजिए लोकसभा सत्र में ही नहीं है, तो सत्र में ना होने पर क्या है, लोकसभा के 10% या /1/10 सदस्य राष्ट्रपति महोदय को लिखें, राष्ट्रपति को लिखित रूप से आवेदन दें, जिसके पश्चात 14 दिनों के भीतर राष्ट्रपति लोकसभा की बैठक बुलाते हैं, कि बैठक बुलाएंगे और बैठक में पास कर देंगे में साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से पास कर देंगे। ठीक है। यानी क्या है कि या तो एक तो राष्ट्रपति महोदय मंत्रिपरिषद के सलाह पर कर दे, दूसरा अगर लोकसभा क्या है, 10 लोकसभा साधारण बहुमत से पास कर दे, साधारण बहुमत से, और तीसरा क्या है कि लोकसभा के 10% सदस्य राष्ट्रपति से लिखित रूप में आवेदन दे दें कि भाई एक बैठक बुला लीजिए लोकसभा की। तो राष्ट्रपति महोदय 14 दिनों के अंदर एक बैठक बुलाएंगे और बैठक में क्या होगा कि साधारण बहुमत से इसको पास कर दिया जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से इसको हटाया जाता है। यहाँ पर भी क्या है, राज्यसभा की भूमिका हटाने में नगण्य है। देखिए क्वेश्चन को घुमाने का प्रयास करते हैं अगर यूपीएससी में, तो वो इसी तरीके से करते हैं कि इस जगह शक्ति बराबर है, राज्यसभा से भी साधारण बहुमत से पास कराया जाए, अरे राज्यसभा से भी पास कराया जाएगा, तो आपको लगेगा हाँ सही कह रहा है, इतना अच्छा सेंटेंस बना के वो देगा। तो इस तरीके से हम देखें तो हटाए जाना और लगाने का ये 2 प्रोसेस हम लोगों का यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। बिना प्रभावों को जाने हम लोग राष्ट्रपति शासन को समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यही प्रभाव है या क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं, इसी के आधार पर हर केंद्र सरकार चाहती है कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, राज्यों को कमज़ोर कर दिया जाए। ठीक है। इस प्रभाव को हम लोग समझ लेंगे। जैसे हम लोगों ने अभी 352 में प्रभाव को समझा, उसी प्रकार से अब हम लोग 356 का प्रभाव देखते हैं कि क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और उसी आधार पर आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और एक चीज़ और भी समझ लीजिए कि चूँकि केवल राज्यपाल का जो रिपोर्ट है उसके आधार पर ये लगाया जाता है, तो राज्यपाल पर ऑटोमेटिकली विवादित हो जाता है कि यार ये तो केंद्र के एजेंट हैं, कहीं ना कहीं ब्लैकमेल करते हैं,
और रिपोर्ट भेज के हम लोगों का सरकार ही गिरा देंगे। सरकार कैसे गिरेगी, क्या होगा, ये तो हम लोग प्रभाव में समझते हैं। तो इसीलिए राज्यपाल का पद थोड़ा सा विवादित कभी कभी हो जाता है, चर्चा का विषय बना रहता है। तो हम लोग प्रभाव को थोड़ा सा देख लेते हैं।